गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग आज के सेशन में कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे, जिसमें 8वां पाठ चालू है, चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे। जो आज का घटक है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में हम लोगों ने आयत, वर्ग और समचतुर्भुज पढ़ा। इसके पहले आज का हमारा घटक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? आपके सामने एक आकृति है जिसका नाम ABCD रखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं BC और AD, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इधर दूसरी जो भुजा है AB और CD, ये भी रेखा जो है समांतर है। दोनों आमने सामने की भुजाएं आप चित्र की आकृति के माध्यम से देख सकते हैं कि समानांतर हैं, समांतर हैं यानी समान अंतर है। दोनों जो है भुजाओं के बीच, दोनों रेखाओं के बीच समान अंतर है। तो इस आधार पे इसका जो है परिभाषा है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी दोनों सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। तो इसके गुणधर्म हमें देखना है, समांतर चतुर्भुज के क्या गुणधर्म होते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज की आपने देखा कि दोनों जो भुजाएं हैं ये सम्मुख भुजाएं क्या हैं, इसके आधार पर इनके कोणों को देखेंगे और इसके आधार पर इनके माप को देखेंगे, कोण और भुजाओं के। उसके आधार पर हम इसके गुणधर्म निश्चित करेंगे। सारी चीज़ें देखने के बाद कोणों का माप करिए, भुजाओं का माप करिए, देखेंगे कि तो इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सारी चीज़ों को देखने के बाद इसका गुणधर्म, निम्नलिखित गुणधर्म हमारे सामने आता है। अब देखिए, पहला गुणधर्म है इसका, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों की जोड़ियाँ संपूरक होती हैं, अर्थात दोनों कोणों का माप 180 अंश होता है। संलग्न कोण कौन से हैं? आप देखेंगे कि इसके जो यहाँ पर एक ही रेखा पर दो दो कोण बन रहे हैं, कोण A कोण B, ये संलग्न कोण है। उसी तरह B और C संलग्न कोण है, उसी तरह C और D संलग्न कोण है, A और D संलग्न कोण है। ये जो है संलग्न कोणों की जोड़ियाँ जो हैं ये संपूरक होती हैं, अर्थात 180 अंश होते हैं। दोनों कोण मिला के 180 अंश, ये दोनों कोण मिला के ये चारों तरफ से दो दो कोण जो बन रहे हैं ये जो है 180 अंश होते हैं। सम्मुख कोण के माप समान होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं उनके माप समान होते हैं, यानी B का सम्मुख कोण D है, A का सम्मुख कोण C है। ये जो है दोनों कोण, सम्मुख कोण जो हैं वो समचतुर्भुज की जैसा समान होते हैं। और क्या है इसका गुणधर्म? सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती हैं। जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनकी भी लंबाई समान होती है, अर्थात वे सर्वांगसम होती हैं। ये जो सम्मुख भुजाएं हैं ये समांतर भी हैं और इनकी लंबाई भी समान होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपने देखा कि विकर्ण एक दूसरे को यहाँ ई बिंदु पर विभाजित कर रहे हैं। तो ये ई बिंदु जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और ये जो है समान अंतर पे एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी आधे पर से विभाजित कर रहा है। यानी A और E की लंबाई E और C के बराबर होगी। उसी तरह B और E की लंबाई E और D या D और E के बराबर होगी। इस तरह विकर्ण को आधे से विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका जो है समांतर चतुर्भुज के जो आपने गुणधर्म देखा। अब इसके आगे की कड़ी में हम लोग देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है?
अब यहाँ देखिए ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर WXYZ इस आकृति का नाम रखा गया है। यह आकृति आपके सामने है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या सम्मुख भुजाएं समांतर हैं? तो आपके दृष्टिकोण में आएगा भुजा X और Z और WY ये सम्मुख भुजाएं हैं। इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये समांतर हैं, ये भुजाएं समांतर हैं। लेकिन क्या WX और YZ ये जो भुजाएं हैं क्या ये समांतर हैं? अगर आप इनको देखो तो अगर ऐसे ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये धीरे धीरे नज़दीक आती जाएंगी, यानी ये समांतर नहीं हैं। तो इस आधार पे इसके कुछ गुणधर्म हैं। चलो गुणधर्म देखते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर होती है, इसके पहले वाले आकृति में यानी जो आपने देखा यहाँ पे इस आकृति में क्या था, सम्मुख भुजाएं दोनों समांतर थी, यानी समांतर चतुर्भुज, इसीलिए इसका नाम दिया गया था कि दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर थी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी, यानी एक जोड़ी समांतर होती है लेकिन दूसरी जोड़ी समांतर नहीं होती है, तो यहाँ की ये जोड़ी समांतर नहीं है और ये जोड़ी समांतर है। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर होती है उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस आकृति में हमने देखा WXYZ में रेख WZ, ये WZ अभी आपने देखा, तथा रेख XY सम्मुख भुजाएं हैं, X और Y ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, अभी हम लोगों ने देखा। और अर्थात चतुर्भुज WXYZ एक समलंब चतुर्भुज है। ये एक ही एक जोड़ी जो है समांतर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि चतुर्भुज WXYZ ये समलंब चतुर्भुज है। समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखाओं द्वारा निर्मित अंतःकोणों के गुणधर्म के अनुसार जो ये समलंब चतुर्भुज में क्या हो रहा है, समांतर रेखा जो बन रही है, समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखाओं द्वारा निर्मित अंतःकोण जो है उनके गुणधर्म के अनुसार हमने देखेंगे कि यहाँ पे कोण यम कोण W धन यम कोण X, यम कोण W यानी ये कोण और X ये दोनों कोण क्या हैं, इन कोणों को आप देखेंगे तो दोनों मिलाकर के 180 अंश हैं। तथा उसी तरह कोण Y धन कोण Z, कोण Y और कोण Z ये जो दोनों कोण हैं ये अंतःकोण हैं और इनकी जोड़ियों का जोड़ योगफल 180 अंश होता है। इस चित्र में आकृति में कोण W और कोण X दोनों का माप जो है 180 अंश होगा। उसी तरह कोण Y और कोण Z का माप भी 180 अंश होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज के संलग्न कोणों की 4 में से 2 जोड़ियां संपूरक होती हैं। समांतर चतुर्भुज में हमने देखा था कि 4 की चारों जोड़ियां जो थी वो जो है संलग्न कोण थे और उनका माप 180 अंश था। लेकिन इसमें क्या होगा कि 4 में से केवल 2 जोड़ियां, एक जोड़ी इधर जो देख रहे हैं, एक जोड़ी इधर, लेकिन ये जो है 180 अंश हैं। लेकिन जब इसका 2 जोड़ियां हो गई लेकिन 2 जोड़ियां नहीं हैं, 2 जोड़ियां 180 अंश नहीं हैं। उसी तरह एक ही जो है सम्मुख भुजा समांतर होती है, एक भुजा नहीं होती है, तो ये दोनों में अंतर है। अब हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, पतंग जिसको कहते हैं। एक चतुर्भुज पतंग के आकार का होता है। बच्चे पतंग जानते हैं, काइट का उड़ाते भी हैं, काइट बनाते भी हैं हस्तकला में बच्चे जो है, तो हस्तकला की टीचर सिखाती भी हैं काइट कैसे बनाएंगे। आपके सामने एक पतंग के जैसा आकृति बनी हुई है, लेकिन ये चतुर्भुज होता है क्योंकि इसका आकार पतंग के जैसा होता है।
इसलिए इसको काइट कहा जाता है, पतंग कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे 2 विकर्ण हैं, ये जो है रेखाएँ हैं, भुजाएँ हैं और ये 2 विकर्ण हैं। विकर्ण दोनों बराबर नहीं हैं, भुजाएँ भी बराबर नहीं हैं। तो इसका गुणधर्म के आधार पर परिभाषा क्या होगी देखते हैं। जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब द्विभाजक होता है, ऐसे चतुर्भुज को पतंग काइट कहते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है। ये जो है, ये विकर्ण बी डी जो है, ये विकर्ण ए सी को लंब द्विभाजित कर रहा है। ये जो है, ये यहाँ पे हम ई बिंदु, इसका नाम भी रख सकते हैं, ई रख दिया। मान लीजिए ये बिंदु पर, यहाँ पर ये इसको काट रहा है, यहाँ से ए सी जो विकर्ण है इसको लंब समद्विभाजित कर रहा है। यानी ए से ई तक की दूरी बराबर है सी और ई की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो इस तरह की आकृति को इसके गुणधर्म के आधार पर इसका नाम दिया गया है कि जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है, ऐसे चतुर्भुज को पतंग या काइट कहते हैं। इस आकृति को देख करके और इसके बारे में जानेंगे। आकृति में रेख ए बी, ये जो है क्या है, सर्वांग सम है रेख सी बी। रेख ए बी और सी बी कह सकते हैं या बी सी कह सकते हैं। ये जो है, ये रेखाएं क्या हैं, सर्वांग सम हैं। तथा रेख ए डी, ए से डी तक, और सी डी, ये दोनों रेखाएं भी सर्वांग सम हैं। और कोण बी ए डी तथा कोण बी सी डी भी सर्वांग सम है। कोण बी ए डी, कोण बी ए डी यानी ये कोण जो बन रहा है, ये सर्वांग सम है किसके, बी सी डी, यानी ये कोण जो बन रहा है, ये दोनों कोण सर्वांग सम हैं। तो इस तरह से पतंग, इस चतुर्भुज के प्रकार में 2 गुणधर्म होते हैं। यानी जो पतंग के प्रकार का जो चतुर्भुज होता है, इसमें 2 गुणधर्म होते हैं। पहला, संलग्न भुजाओं की 2 जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं। यहाँ 2 जोड़ियां हैं, एक जोड़ी ऊपर, एक जोड़ी नीचे। ये 2 जोड़ियां क्या हैं, सर्वांग सम हैं। तो इस आधार पे इसके गुणधर्म निर्धारित किए गए हैं। संलग्न भुजाओं की 2 जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं। संलग्न भुजाएं हैं इधर की, और ये इधर से संलग्न हैं, तो ये 2 जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं। सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम होती है। सम्मुख कोण की एक जोड़ी सर्वांग सम होती है, कोण ए कोण सी। अब ये डी और ए कोण बी, ये सर्वांग सम नहीं है, इनमें अंतर आएगा। तो इस तरह से पतंग के गुणधर्म बताए गए हैं कि 2 जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं, संलग्न भुजाओं की 2 जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं, सम्मुख कोणों की एक ही जोड़ी सर्वांग सम होती है। अभी सारे चीज़ों को लेकर के हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, उदाहरण देखेंगे, ताकि ये चीज़ें हमने पढ़ा है वो और आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ जाए। पहला सवाल है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के माप 5x ऋण 7 अंश तथा 4x धन 25 अंश हो तो उन कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज पर प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज जो पहला अपन ने पढ़ा उसी पर आधारित है। तो आपने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, अर्थात 180 अंश होते हैं। पर इसका गुणधर्म आपने पढ़ा, उसी गुणधर्म का उपयोग करके इसका उत्तर निकाला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये गणितीय भाषा, बीजगणितीय भाषा में लिखा गया है 5x ऋण 7 अंश तथा 4x धन 25 अंश है। तो इसको कैसे सरल कर सकते हैं, गुणधर्म के अनुसार हम हल कर सकते हैं। पहला गुणधर्म जो आपने पढ़ा था उसी का उपयोग करेंगे कि ये संलग्न कोण है,
संलग्न कोण संपूरक होते हैं, इनका माप 180 अंश होता है दोनों मिला के। तो हम लिखेंगे इसलिए 5x ऋण 7 अंश, अंश लिखने की जरूरत नहीं है, 5x ऋण 7 धन 4x धन 25, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होता है, इसलिए बराबर 180 अंश। ये समीकरण बना लेंगे। समीकरण हमारा बन गया। अब इसको सरल करेंगे। यहाँ देखेंगे x है, यहाँ भी x है, अगर हम ब्रैकेट को छोड़ दें तो ये 5x और ये 4x मिलता है। ये यानी सजाती हैं, सजाती पद जोड़ लिए जाते हैं, यानी जोड़ या घटा लिए जाते हैं, जो भी चिन्ह रहेगा। तो 5x है, 4x है, इसके साथ बगल में कोई चिन्ह नहीं, यानी ये धनात्मक है। यहाँ भी धन है और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये दोनों धनात्मक हैं। तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 4 मिलके 9 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 9x, ये 9x हो गया। अब आगे जो है, चूंकि ये जोड़ने का निशान है तो जोड़ का निशान ही लगाएंगे। अब आगे देखेंगे कि ये ऋण 7 है और ये धन 25 है, ऋण 7 है और ये धन 25 है। अब देखेंगे कि ऋण वाला छोटा है, धन वाला बड़ा है, तो हम यहाँ पे दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है इसलिए घट जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा। इधर से ये 25 न घट के 25 में से 7 घट जाएगा, 25 में 7 घटा देंगे तो 18 आता है, और 25 धनात्मक है, इसलिए ये चिन्ह परिवर्तित भी नहीं होगा, ये धन चिन्ह धन ही रहेगा। यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, इसलिए ये चिन्ह धन ही रहेगा। अगर यहाँ उल्टा होता, ये धनात्मक होता, ये ऋणात्मक होता, तो यहाँ पे ऋण लग सकता था। तो धन 18 हो गया। 9x धन 18 बराबर 180 लिख देंगे। अब इसको और सरल करेंगे, इसलिए 9x बराबर, इसको जो है पक्षांतर कर दीजिए, 18 को ये बाजू कर दीजिए, यानी 100। तो आपका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 9x बराबर 180 ऋण 18 हो गया। पक्षांतर जब करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये धन का ऋण हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 180 में से 18 को घटा देंगे। 180 में से 18 घटाने पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से गया 6, एक यहाँ लाएंगे तो आपका 162 उत्तर आएगा। 9x बराबर 162 आ गया। ये दोनों, अभी आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 162 में इस 9 का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ x से 9 का गुणा हो रहा है। तो x का मान निकालते समय भी आप जो है ऐसे पदों को हल कर चुके हैं समीकरण वाले में। 162/9, 162/9 यानी 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप 9 एक कम 9 काट दीजिए, बचेगा यहाँ पे 7, 7 और 2 मिलके 72 होता है, 9 अठे 72। तो इस तरह से 9 से काटेंगे तो एक आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 और आपका उत्तर होगा 18। तो x बराबर 18 आ गया। अब इसी x का मान रख करके हमें दोनों कोणों का असली माप जो है वो ज्ञात करना है। इसलिए एक कोण का माप बराबर, यानी पहले कोण का माप बराबर 5x ऋण 7 जो दिया गया है सवाल में, ये दिया गया है 5x ऋण 7 अंश, उसी के आधार पर इसका मान निकालेंगे। x का मान हमें मालूम हो गया है तो x का मान हम रखेंगे। 5 और x के बीच गुणा का संबंध है, कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो यहाँ पे गुणा माना जाता है, ये आपको पता है। तो 5 गुणे x का मान 18 है, 18 लिख देंगे, ऋण 7 लगा देंगे। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ से अक्षर हट गया, सब संख्याएं हो गई। तो 18 और 5 का पहले गुणा करके ऋण 7 को घटा देंगे। 18 पच्चीस 90 होता है, लिख देंगे, ऋण 7 भी लिख देंगे, 90 में से ऋण 7 घटा देंगे तो 83 यानी 83 अंश उत्तर आ जाएगा। पहले कोण का माप, ये हो गया पहले एक कोण का माप, यानी पहले कोण का माप। दूसरे कोण का माप, दूसरे कोण का माप क्या दिया है सवाल में, 4x धन 25 अंश दिया गया है। इसमें भी x का मान रखेंगे तो 4 गुणे 18 हो जाएगा, x का मान 18, धन का चिन्ह यहाँ धन लगा के 25 लिख देंगे। अब इन संख्याओं को सरल करेंगे तो जैसे ऊपर किए, 18 का गुणा 4 में, यानी यहाँ दोनों का गुणा हो जाएगा, 18 चौक 72 लिख दिया, धन 25 यहाँ पे लिख देंगे, ये 25 हो जाएगा। तो ये जो है धन 25 यहाँ लिख देंगे।
तो 5 2 7, ये तो चूंकि यहाँ पे धन का चिन्ह है इसलिए जोड़ा जाएगा, घटेगा नहीं। ऊपर ऋण का चिन्ह था तो घटाए थे, यहाँ पे धन का चिन्ह है, जोड़ देंगे। 5 और 2 मिल के 7 और 7 और 2 मिल के 9, ये हो जाएगा 97 अंश। पहले कोण का माप 83 अंश, दूसरे कोण का माप 97, दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखो 7 और 3 मिलके कितना होता है 10, 0, 8 और 9 मिलके कितना है होता है 17, 17 और 1 18। इस तरह से आपका 180 अंश आ जाएगा। जो आप गुणधर्म में पढ़े थे कि संलग्न कोणों की जोड़ियां संपूरक होती हैं, उनका माप 180 अंश होता है। तो ये दोनों देखो, दोनों कोणों का माप मिला के 180 अंश हो रहा है। ये हमारा उत्तर हो गया विश्व उत्तर। एक कोण का माप 83 अंश, दूसरे कोण का माप 97 अंश हो गया। थोड़ा और दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। संलग्न आकृति, यहाँ पे आकृति दी गई है, इसके आधार पर कुछ प्रश्न है। संलग्न आकृति में चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। उसके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु टी है, ये दिया गया है। आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यदि यल भुजा पी एस बराबर 5.4 सेंटीमीटर तो यल भुजा क्यू आर बराबर कितना? सेकेंड है, यदि यल भुजा टी एस बराबर 3.5 सेंटीमीटर तो यल भुजा क्यू एस बराबर कितना? नेक्स्ट है, यम कोण, यहाँ पे दो भुजाएं का था, यहाँ पे कोण का है। कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश तो यम कोण क्यू पी एस बराबर कितना? फिर है यम कोण एस आर पी बराबर 72 अंश तो यम कोण आर पी क्यू बराबर कितना? ये चारों प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से देखेंगे। पी क्यू आर एस इसका नाम है। टी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं दोनों विकर्ण। अब इसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, यदि भुजा पी एस कहाँ है? ये देखो पी और एस है, बराबर 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पे प्रश्न में। ये 5.4 सेंटीमीटर है तो क्यू आर बराबर कितना? ये क्यू आर बराबर कितना ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म में आपने क्या पढ़ा था कि सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, अर्थात पहली भुजा दूसरे भुजा के बराबर होती है। तो इसके आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर एस, यल भुजा क्यू आर एस बराबर यल भुजा पी एस बराबर 5.4, यानी ये भुजा जो है आपने पढ़ा है कि पी एस सम्मुख भुजा है, इसलिए पी एस सर्वांग सम है क्यू आर एस। ये पी इसका वो भी लिख दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं, सर्वांग सम होती हैं, इसलिए क्यू आर बराबर पी एस, दोनों बराबर हैं। तो पहले का माप 5.4 सवाल में ही दिया गया है, तो वही दूसरे का भी माप हो जाएगा, इसलिए पहला उत्तर आपका 5.4 होगा। नेक्स्ट है क्यू एस बराबर क्यू एस, ये विकर्ण है। क्यू एस कहाँ है? क्यू एस देखिए, ये क्यू एस है, ये विकर्ण है। और इसमें क्या दिया गया है, यदि यदि टी एस 3.5, टी और एस ये जो कितना है 3.5 है, इसका माप 3.5 है टी और एस का। तो क्या बोल रहा है, तो क्यू एस का माप कितना, ये पूरे का माप कितना? आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी आधे पर से विभाजित करते हैं। तो टी एस का माप जितना है उतना क्यू टी का है, तो क्यू एस का माप बराबर टी एस के माप का दुगुना, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरे का माप आ जाता है। इसी आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे। यल भुजा क्यू एस बराबर 2 गुणे टी एस, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, दुगुना किया गया है टी एस को। टी एस का दुगुना 2 गुणे टी एस बराबर 2 गुणे 3.5, जो 3.5 यहाँ दिया गया है, उसका दुगुना करेंगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों हो रहा है वो भी लिख दिया गया है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी आपस में विकर्ण एक दूसरे को आधे पर से विभाजित करते हैं, इस गुणधर्म के आधार पर इसका उत्तर आया। तीसरा प्रश्न है, यम कोण क्यू पी एस बराबर यम कोण क्यू आर एस, क्यों हो रहा है?
देखिए यम कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस कहाँ है पहले देख लीजिए। क्यू आर एस, ये वाला कोण जो आर है यही कोण होगा, ये कोण है। दूसरा कोण है यम कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस कहाँ है, क्यू पी एस, यानी ये आर कोण और पी कोण, ये कोण कैसे हैं, एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं। तो सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में आपने पढ़ा कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। आपने गुणधर्म पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, अर्थात ये कोण जो क्यू आर एस जितना होगा उतना ही क्यू पी एस होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना कोण आर होगा उतना ही पी होगा। एक अक्षर से नाम ऐसे होता है, 3 अक्षर से ऐसे होता है। तो 3 अक्षर से इसका नाम दिया गया है, तो हम उसी तरह पढ़ेंगे। इस तरह से आपका हो जाएगा यम कोण क्यू पी एस बराबर यम कोण क्यू आर एस। दोनों कोणों का आपस में सर्वांग सम है, इसलिए दोनों का माप बराबर होगा। इसलिए पहला आपको माप दिया गया है 118 अंश, यही जो है आपको लिख देना है 118 अंश। दूसरा है यम कोण आर पी क्यू बराबर, ये क्या है, यम कोण एस आर पी बराबर 72 अंश। एस आर पी कहाँ है, एस आर पी, ये दो देख रहे हैं, ये कोण यहाँ बन रहा है एस आर पी, इसका आधा, अभी ये पूरा था, यहाँ पे एक त्रिभुज जैसा बन रहा है कोण एस आर पी, तो इसका आधा ये इधर का पोर्शन हो जाएगा। यम कोण एस आर पी बराबर 72 अंश, तो यम कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी ये कोण और ये कोण इधर वाला पोर्शन, ये दोनों कोणों में क्या संबंध है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एकांतर कोण है, इसके विपरीत एक कोण हो एकांतर कोण है, ये कोण दोनों को एकांतर कोण कहेंगे। तो यम कोण आर पी क्यू बराबर यम कोण एस आर पी, तो एकांतर कोण का माप भी बराबर होता है। यम कोण एस आर पी बराबर 72 अंश, तो यम कोण आर पी क्यू बराबर आर पी क्यू, ये वाला कोण आएगा, ये गलत, ये आर पी क्यू, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण है, इधर का और इधर का। एकांतर कोण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस नियम के अनुसार यहाँ पे इसका उत्तर लिखा जाएगा यम कोण आर पी क्यू बराबर यम कोण आर एस आर पी बराबर 72 अंश। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, चारों का उत्तर। नेक्स्ट है उदाहरण, चतुर्भुज सी डब्ल्यू पी आर के क्रमिक कोणों के मापों का अनुपात क्रमशः 7:9:3:5 है, तो उस चतुर्भुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए तथा चतुर्भुज का प्रकार पहचानिए। यहाँ पे आकृति दी गई है और यहाँ पे कोणों का अनुपात दिया गया है। इस आकृति को देखिए सी आर पी डब्ल्यू, क्या ये समांतर चतुर्भुज है, नहीं। कौन सा चतुर्भुज होगा, ये समलम चतुर्भुज होगा, जो आपने दूसरा प्रकार का चतुर्भुज देखा था यहाँ पे देखा, ये जो है इस प्रकार का, ये समलम चतुर्भुज जो है इस प्रकार का चतुर्भुज है। इसमें क्या गुणधर्म आपने पढ़ा था कि यहाँ पे एक समलम चतुर्भुज होते हैं, इसमें आप पहला था पढ़ा था गुणधर्म कि कोण संलग्न कोणों की 4 में से 2 जोड़ियां संपूरक होती हैं, 4 में से 2 जोड़ियां संपूरक होती हैं। इसके आधार पर इसको हम हल करेंगे। 4 कोण है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का माप, चारों कोण अगर जोड़ा जाएगा तो 360 अंश ही होगा, चाहे वो जो भी चतुर्भुज आपने पढ़ा, सभी चतुर्भुज के चारों कोणों को मिलाकर के सबका माप 360 अंश होता है। ये चारों कोण जोड़ेंगे तो सबका माप मिलाकर के 360 अंश ही होता है। ये नियम ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर निकलेगा। यहाँ पे चतुर्भुज सी डब्ल्यू पी आर के क्रमिक कोणों के मापों का अनुपात 7:9
अनुपाते 3 अनुपाते 5 है, तो उस चतुर्भुज के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि 7, 9, 3, 5 आकृति को ध्यान में रखते हुए इसका नाम भी रखेंगे। तो 7 से बड़ा 9 है, सबसे बड़ा कोण कौन सा हो सकता है, यानी ये वाला W वाला। तो इसको हम 9 का अनुपात रख सकते हैं यहाँ पे, और ये 7 है उसके बाद, तो उससे बड़ा आपको कोण ये जो है इसका नाम रख सकते हैं 7, और फिर R और P, सबसे छोटा P वाला आएगा। तो इस तरह से हम इसका नाम भी डिसाइड करेंगे। तो चलो देखते हैं, माना यम कोण C इसका नाम 7 रखा गया, यानी 7 वाला। यम कोण W ये वाला हो गया, ये 9 वाला हो गया। यम कोण P ये हो गया जो सबसे छोटा है। फिर यम कोण R, इस तरह से इसका क्रम निश्चित किया गया है, पहले C, फिर W, फिर P, फिर R, क्योंकि P सबसे छोटा दिख रहा है, यानी 3 सबसे है छोटा, तो P सबसे छोटा कोण दिख रहा है। तो अनुपात को आकृति के अनुसार हम लोगों ने पहले निश्चित किया कि आकृति के अनुसार मैच होना चाहिए थोड़ा, कि कौन सा कोण कितने अंश का होगा, तो बराबर आपका आंसर आएगा। अब कोण C, कोण W, कोण P, Q, R सबका माप क्रमशः हम लोगों ने एक नाम रख देना है कि पहला जो अनुपात है उसी अनुपात के अनुसार, पहला 7 है तो 7x, यानी C का माप कितना हो गया 7x, और W का माप कितना हो गया 9x, P का माप कितना हो गया 3x, और R का माप कितना हो गया 5x। इस तरह से x अनुपात के साथ x लगा करके सबको चारों को लिख दिया गया, लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या होगा, अभी आपको बताया कि सभी कोणों का माप 360 अंश है। अब आपके पास ये मान लीजिए ये संख्याएं हैं, 7x, 9x, 3x और 5x, ये सारी संख्याएं हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो इनके बराबर 360 अंश होगा, यानी आपको एक समीकरण बना लेना है। इसलिए 7x धन 9x धन 3x धन 5x एक समीकरण बना लेंगे तो आपका सवाल सरल हो जाएगा। तो सबका जोड़ करके 7x धन 9x धन 3x धन 5x बराबर 360 अंश लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे। सब आप देख रहे हैं कि जोड़ का निशान है, सब में x है, सजाती पद हैं, तो जोड़ दीजिए सबको। 7 और 9 मिलके कितना होता है 16, 16 3 19, 19 5 24, ये 24x आ जाएगा, बराबर 360 अंश लिख देंगे। 24x बराबर 360 अंश आ जाएगा। अब चूंकि x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर कितना होगा, ये 24, 360 में 24 का आप भाग दे देंगे, 360 बटे 24 आप अलग से भाग दे सकते हैं। इस तरह से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, या काट के छोटा भी कर सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 होता है यहाँ पे, और ये जो है हो जाएगा 30। अब देखोगे यहाँ पे 30 यानी 3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, 0 बचा हुआ है तो ये 3 के साथ जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 2, तो 30 बटे 2 अर्थात 2 से 30 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 15। इस तरह से x बराबर 15 आंसर आ जाएगा, आप अलग से उसको निकाल सकते हैं। तो x का मान जब आपके पास हो गया तो इसका मान सब जगह रख देंगे और उत्तर अपने आप आ जाएगा। पहला कोण आपने C माना था, कोण C का मान कितना है 7x, तो कोण C बराबर 7x, यानी 7 गुणे x का मान जो 15 निकाले हैं वही रख देंगे, 7 गुणे 15। तो 7 और 15 का गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 अंश हो गया पहले कोण का माप। दूसरे कोण का माप आपने 9x माना है, 9x है तो 9x यानी 9 गुणे 15, कोण W का माप बराबर 9 गुणे 15, 15 नवा 135 अंश हो गया। तीसरा कोण जो आपका है कोण P का आपने कितना माना है 3x यानी 3x, 3 गुणे 15, 15 तिया 45 गुणा कर दिया, 45 अंश हो गया। चौथा कोण जो आपका R है, कोण R वो कितना है 5x है, 5x का मान रखेंगे, 5 गुणे 15, 15 पचे 75 अंश। इस तरह से चारों कोणों का माप आपके सामने है।
अब इसको हम कोण C धन कोण R बराबर 105 अंश धन 75 अंश यानी 180 अंश हो जाता है। इसलिए भुजा CW ये समांतर भुजा है RP। इसका हम आगे तक समझ सकते हैं। चतुर्भुज का प्रकार ये कौन सा है, इसको पहचानने के लिए हम इसको गुणधर्म को और आगे तक देख सकते हैं। यम कोण C और यम कोण W ये दोनों जोड़ने पर क्या हो रहा है, 105 अंश धन 135 अंश यानी 240 अंश। ये जो है समांतर नहीं है, यानी ये सर्वांगसम नहीं, 180 अंश के बराबर नहीं है। इसलिए भुजा CR तथा भुजा WR समांतर नहीं है। इसलिए चतुर्भुज CWPR की सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर है। इसलिए चतुर्भुज CWPR एक समलंब चतुर्भुज है, इसको समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगर ये दोनों कोण जोड़ने पर 180 अंश आते तब हम कह सकते थे कि दोनों जोड़ियां अगर सर्वांगसम होती, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कोणों की दोनों जोड़ियां जो है वो सर्वांगसम होती हैं। लेकिन यहाँ पे C और W यानी CW यानी संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न कोण है। संलग्न कोण उसमें क्या था, संलग्न कोण 180 अंश होते हैं, लेकिन यहाँ पे संलग्न कोण 180 अंश नहीं हो रहे हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसलिए इसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। इस तरह से सवाल को हल किया गया, आपके सामने उदाहरण भी दिया गया। अब आप इसके आधार पे प्रश्न संग्रह 8.3 का प्रश्न हल करेंगे। आपको इससे उदाहरण के माध्यम से आपको ये प्रश्न संग्रह हल करना आसान हो गया होगा। आप इसको फिर से देखेंगे, समझेंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।